एक इसमें दो पार्टों में आ सकती है। एक सीट युद्ध के बाद जो आई और उदारीकरण के बाद 90 के बाद और एक कि जैसे विदेश नीति पढ़ते हैं हम लोग कई पार्ट में भी पाते हैं। जैसे ये बदलती रहती है। यूपीए शासन में यूपीए शासन कब से कब था? 2004 से 14। फिर उसके बाद 14 से अब चल रहा है एनडीए। इसमें एक व्यक्ति का ही फोकस रहता है, मोदी। इसको हम मोदी डॉक्ट्रिन या मोदी वो भी कर सकते हैं, मोदी यू। अब तो 5 साल और रहना है। इस पे चीज़ें चेंज हुई हैं सर। मोदी युग में क्या ज़्यादा आया कि राष्ट्र की जो धारणा है, राष्ट्रवादी धारणा, इसको ज़्यादा वो किया गया, ध्यान दिया गया। और ये चीज़ें चेंज कैसे हुई? जैसे हमारे यहाँ वहाँ से ऊपर पिछला क्या है रिवाज बताइए, वहाँ शुरू करें। शांतिपूर्ण से सही हो गया। अभी आप लोग देखे होंगे कि न्यूज में आ रहा है सीरिया में संकट चल रहा है ना। क्या प्रॉब्लम है? क्यों? नहीं तो कैसे उसका वो संकट चल रहा है वहाँ? अभी इस समय लड़ाइयाँ वहाँ चल रही है कि राजधानी दमिश्क में विद्रोही जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो है देश छोड़ के भाग चुके हैं। जातिवाद की भावना नहीं, वहाँ कोई जातिवाद तो वहाँ का दूसरा सिस्टम, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, वहाँ के विद्रोही थे, वो सिस्टम है वहाँ पे। तो भारत सरकार ने जैसे विदेश नीति पढ़ा रहे थे, लेकिन पॉलिसी पढ़ाए थे आप लोगों को ना, तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि भारतीय जितने हैं इस समय संज्ञा में रह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी देश को छोड़ दें या किसके संपर्क में आए, भारतीय दूतावास के। अभी उड़ानों को रोक नहीं है, जो वहाँ से कुछ उड़ाने भारत आ रही हैं, वहाँ से उड़ाने भारत आ रही हैं। क्या है तो सीरिया का इसलिए बता रहे हैं कि इसको आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहे कि जब बाद में पढ़ेंगे किसी चीज़ तो आप लोगों को बहुत ध्यान नहीं देना होगा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्तियाँ। हाँ हेडिंग, भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्तियाँ। भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्तियाँ, जो ट्रेंड होता है, मतलब पहले ट्रेंड दूसरा था कि हम सबको ध्यान देते थे, अमेरिका की तरफ झुके रहते थे। अब क्या है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे बदलती प्रवृत्तियाँ, भारत पहले कभी रूस का बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, आज क्या है, आज कुछ संबंध ठीक है, खराब नहीं लेकिन समान संबंध है। पहले चीन से भारत का संबंध बहुत खराब रहता था, लेकिन अब चीन से व्यापार के मामले में बहुत आगे हैं, चीन से बहुत व्यापार होता है। ये सब क्या होती है, जो ट्रेंड्स है, प्रवृत्तियाँ चेंज होती रहती है समय समय। ये चेंज क्यों हो रही है? इसे इसमें कारण क्या है? 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ
व्यवस्था कैसी रहती है, एक ध्रुवीय हो गई। तो भारत ने सोचा कि इसके साथ हम न रह के और गुटनिरपेक्ष दल जो थे उनकी भी भूमिका कम हो गई। गुटनिरपेक्ष दलों में क्या हुई, भूमिका कम हो, सब देश किसकी तरफ झुकने लगे, अमेरिका की तरफ। तो भारत से भी ऐसा 2004 में परमाणु समझौता हुआ था ना, भारत में अमेरिका से, जिसको 2x2 परमाणु समझौता करते हैं, यही समझौता हुआ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की, वो समझौता हुआ। और एक नया ट्रेंड आया 4G का। 4G में कौन कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य बनने में अपनी दावेदारी रख रहे हैं या पेश कर रहे हैं। ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और बताइए जापान। ये 4 देश, ये चारों देश हैं, ये दावेदारी रख रहे हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र के जो 6ठा अस्थायी सदस्य बने उसकी दावेदारी समय समय पर करते रहते हैं। खासकर ब्राजील और भारत कई बार रोकी है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी दावेदारी पूरा नहीं हो पा रही या सदस्य भी नहीं बन पा रहे। लेकिन ये चारों देश लगे, इस तरह से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। आईसी बीच एक नया संगठन बना, ब्रिक्स। पहले क्या था, वो रिक था। ये क्या था, रिक था। रसिया, इंडिया, चाइना। खत्म होगा रिक था, रसिया, इंडिया और चाइना। फिर बाद में क्या बन गया, ब्रिक्स। ब्राजील। इसमें ब्राजील जुड़ गया, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ गया। और ये संगठन जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, इसमें सब शामिल है। इंडिया, चाइना, इतना तो जोड़ लिया जाए तो आधी जनसंख्या हो जाती है। अगर इस तरह से कोई क्षेत्रीय संगठन की बात आए, उस तरह की बात आई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो क्या है, ब्रिक्स। इसका एक बैंक भी बना, ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी बना, जिसका मुख्यालय कहाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं, बीजिंग में। तो इस तरह से जब नए नए संगठन बने तो क्या हुआ, झुकाव दूसरे की तरफ चला गया। अब भारत पहले की तरफ कहीं कुछ होता है तो ज़्यादा जैसे आर्थिक सहायता भी करता है। अभी श्रीलंका को आर्थिक सहायता किया और देश किया, जो लेबर, ये था कि लेबर फर्स्ट, पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी थी, इस पर भी भारत ध्यान दे रहा है। एक इसी के ट्रेंड में आया लुक ईस्ट पॉलिसी आई, लुक ईस्ट भी आई और लुक वेस्ट भी आई। इन देशों पे जैसे लुक ईस्ट में कौन से देश हैं, थाईलैंड, सिंगापुर। हाँ, इन पे क्या हुआ, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब छोटे देशों पे क्या होता था कि बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, इन पे भी ध्यान दिया जाता। इस तरह से चेंज हुआ। लेकिन 2014 के बाद ट्रेंड और चेंज हुआ है। जो केंद्र में क्या है, हम अपनी राष्ट्रीयता को रखते हैं, राष्ट्रीयता हमेशा रखी जाती है, लेकिन अब उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए आप लोग पढ़ेंगे तो जो धारणा होती है वामपंथी, दक्षिणपंथी, तो दक्षिणपंथी धारणा होती है वो हमेशा क्या करती है, वो राष्ट्र को करती है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रवादी। तो मोदी युक्त आने के बाद या एनडीए आने के बाद फिर से जब कैसी धारणा बनी, राष्ट्र की धारणा। तो पहले तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम और हम राष्ट्रवादी नहीं करते, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। किसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे, दिखाएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इस तरह से क्या हुआ, जो विदेश नीति थी हमारी चेंज हुई। और कल हम चर्चा के रूप में एक बात करेंगे कि पड़ोसी देशों में, अधिकतर पड़ोसी देशों में क्या हुआ, सत्ता चेंज हो गई।
कलकत्ता जंग हुई ना, यस सर। उससे भी हमारे विदेश नीति पर, हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ा। जैसे अभी हम आज ही की बात कर रहे हैं, रसिया सीरिया की। अभी सीरिया में भी दूतावास काम कर रहा है कि वहाँ पोजीशन नहीं है, लेकिन वहाँ विद्रोही जो है आगे बढ़ रहे हैं। दमिश्क वहाँ की राजधानी है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब कोई विदेश रहता है तो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। तो भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। इससे भी संबंधों में कुछ होगा। वहाँ के लोग भले कहेंगे जब वहाँ के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष छोड़ के भाग गए हैं, कौन सुरक्षित उनका बैठेगा। इस तरह अगर चीज़ें अभी तो वहाँ की उड़ानें चल रही जो रेगुलर उड़ानें, अगर नहीं चलती तो कोई ऑपरेशन करके किसी नाम से भारतीय खुद भारत या कोई देश कुछ स्पेशल जहाजों को भेज के अपने लोगों को बुलाते हैं। जैसे यूक्रेन में भेजा गया था और जगह, हाँ वो भी पूछ लेता है एग्जाम में कि किस ऑपरेशन के तहत किया गया। कभी सीरिया में स्थिति नहीं है कि कोई ऑपरेशन करके किया जा रहा है, अभी एडवाइजरी जारी कर दी गई। इस तरह से जो चीज़ें हैं चेंज हो रही। और चीन के साथ 2014 के पास चीन के साथ हमारा संबंध तेजी से, मतलब आर्थिक दृष्टि से बदला। कई बार द्विपक्षीय वार्ताएं हुई चीन के साथ। द्विपक्षीय वार्ता मतलब कि जब दो देश रहे, कई बार रखी और कई समझौते हुए, और बीच बीच में कुछ ऐसी झड़पें हुई हैं या किसी मैप को लेके, जैसे मैप को लेके कई बार चाइना का जो वहाँ क्या है दूतावास है कुछ, तो इस पार्ट को जो ये पार्ट है ना, जैसे मैप में ये पार्ट पीओके है, पीओके है, ये जो है अक्साई चीज, लेकिन ये क्या है, लेकिन मैप में इसको दिखाया जाता है ना। मैप हमारा कभी भी ऐसे नहीं दिखाया जाता है, ऐसे ये पार्ट कट जाए। लेकिन कई बार चाइना का दूतावास वो चीज़ें जो होती है वो कर देता है। इस तरह की चीज़ों को लेकर विरोध दर्ज कराया जाता है। मतलब बीच बीच में ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन इसको कूटनीति के तहत डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी के तहत बातचीत करके सुलझाया गया है। कई बार सैनिकों में झड़पें हो जाती हैं, जैसे गलवान वैली में हुई थी तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन भारतीय सैनिक भी वहाँ तैनात हो गए थे। वहाँ एक डी वैली है, जैसे ऐसे डी, उसको लेके हमेशा वो बना रहता है। और भारत में जानते हैं जितने पड़ोसी देश हैं इसलिए होता है, यहाँ पे आए अंग्रेज आए, वो सीमा का निर्धारण अपने ढंग से करके चले गए, सीमा का निर्धारण अपने ढंग से करके चले गए। लेकिन जो ये एरिया है वो दूर क्षेत्र है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उधर किसी चीज़ की सीमा बना देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इधर जैसे भारत अफगानिस्तान कौन सी सीमा है अलग करती है, भारत अफगानिस्तान डूरेंट लाइन, चाइना कौन अलग करती है, मैकमोहन यहाँ थी, लेकिन अब यहाँ तक आ गया चाइना सारी चीज। लेकिन जहाँ पूछा जाएगा तो मैकमोहन ही करती है। भारत पाकिस्तान को कौन सी करती है, रेड क्लिफ। ये तो अंग्रेज बना के चले गए अपने साथ, लेकिन उसके बाद विवाद होता रहा। नेपाल से भी, भारत नेपाल संबंध हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, वहाँ काली नदी और लेके कैसे कैसे विवाद होता रहता है। इस समय बीच में भी लिपि लेखा कर रहा है, उसको लेके था ठीक। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, भारत की विदेश नीति की नवीन प्रक्रिया कैसे चेंज हुई। जैसे कभी हम रूस की तरफ झुके थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम समन्वयवादी हो रहे हैं, इसकी तरफ देख रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की सोच रहे हैं। और ये चेंजेस कैसे आए, जैसे समय समय पर अन्य देशों से संबंध जैसे बने, आर्थिक उदारीकरण के बाद आए, उदारीकरण
होने के बाद से चाइना का से और खाड़ी देशों से भारत का संबंध अच्छा बना है। उदारीकरण की प्रक्रिया इसमें नोट कर लीजिए थोड़ा सा। नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिए भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रक्रिया। उसको इंग्लिश में ट्रेंड्स लिख लीजिएगा, ऐसे आपको करने वाले। नोट करिए, भारतीय विदेश नीति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन। सर आपकी आवाज़ धीरे आ रही है। माइक ले लीजिए। माइक लेते हैं, आगे बढ़ जाइए इधर। माइक का चलिए मैं ली तो सर इसमें तो धीरे आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 1962 में भारत चीन युद्ध के उपरांत देखा गया। परिवर्तन 62 62 भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 और भारत पाकिस्तान भी 1965। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। हो गया। यह परिवर्तन रक्षा 1962 के युद्ध के उपरांत या उसके बाद देखा गया। यह परिवर्तन रक्षा कूटनीति के समावेश के रूप में किया गया। यह परिवर्तन रक्षा कूटनीति के समावेश के रूप में किया गया। इसी क्रम में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को और मजबूत करने का प्रयास किया। इसी बीच भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को और मजबूत करने का प्रयास किया। इनमें विशेषकर भारत अमेरिका संबंध, भारत अमेरिका संबंध और भारत एवं पश्चिमी देशों या पश्चिमी यूरोप लिख लीजिए। भारत एवं पश्चिमी यूरोप के देशों से संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए हो गया, सुन लीजिए, फिर नोट करा। जब 1962 में भारत से चाइना की लड़ाई हुई थी, उस युद्ध में चाइना के माना गया कि वो हमसे जीत रहा है। तो उसके बाद क्या हुई, भारत की स्थिति जो थी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो भारत ने क्या किया, भारत अमेरिका से संबंध अच्छा करने का प्रयास किया। और किन देशों से? पश्चिमी यूरोप के देशों से। इनसे हम अपना आर्थिक संबंधों करें, आर्थिक संबंधों को और अच्छा बनाने का प्रयास किया। और एक चीज जो प्रवृत्तियां बदल रही हैं, पहले क्या थी, विदेश नीति में सैनिक शक्तियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता, अब किस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? आर्थिक संबंधों से। सैनिक के अलावा आर्थिक संबंध।
क्योंकि बहुत से ट्रीटी आई जो सस्ती कर एनपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सीटीपीटी का नाम सुना होगा। ये सब आई जिससे हम लोग कम से कम सैन्य हथियारों का उत्पादन करें या उनका यूज कम से कम करें। क्योंकि 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम से हमला हुआ था, उसकी जो विविधता थी, जनधन की हानि थी, सभी देशों ने देख लिया था। आज भी वहाँ पे उसका असर है कि वहाँ के बच्चे जो होते हैं नॉर्मल नहीं होते। अपने यहाँ भोपाल का इस्तेराज दी हुई थी ना, आज भी जो लोग उससे वहाँ से करते हैं, आज भी बच्चे उनके थे, उनके बच्चे सामान्य नहीं होते, मानसिक रूप से कमजोर होंगे या उनकी शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, कोई ऐसे रहेगा। इन चीज़ों को देखते हुए इसको ज़्यादा जोर दिया गया आर्थिक शक्तियों को। तो 1962 की लड़ाई के बाद भारत ने अमेरिका से और पश्चिमी यूरोप के देशों से अपना संबंध मजबूत करना चाहा। ट्रेंड से चेंज हो रहा है ना, आगे लोग करिए। उन्नीस सौ इकहत्तर की भारत और सोवियत संघ एवं सोवियत संघ, देखिए 1971 की बात है तो मैं सोवियत संघ कहा जा रहा है। 1971 की भारत एवं सोवियत संघ शांति एवं मित्रता संधि के रूप में, शांति एवं मित्रता संधि के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। शांति एवं मित्रता संधि के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि भारत अमेरिका संबंध पहले जैसे नहीं रहे। भारत अमेरिका संबंध पहले जैसे नहीं रहे। देखिए, जैसे एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ रूस से, अमेरिका उधर नाराज हुआ, और जो अमेरिका से संबंध है वो पहले जैसे, क्योंकि जो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किन देशों के बीच घूमती है हमेशा, दो देशों के एक बीच घूमती है, रसिया और अमेरिका। ये दोनों हमेशा अपनी अन्य देशों में, जो खास करके विकासशील देश हैं, उनको हमेशा मोहरा बनाते हैं। लड़ाई अपने देश में नहीं लड़ते, युद्ध का स्थान दूसरे देशों को बनाते। कभी अफ्रीका को बनाए, कभी अफगानिस्तान को बनाए, कभी पाकिस्तान को बनाए, अपने कुछ हितों की पूर्ति के लिए। जो विश्व युद्ध हुआ सब क्या था, छोटी छोटी बातों के लिए। ये जो दोनों देश हैं हमेशा अपने स्वार्थों के लिए, विकासशील देशों हमेशा से संबंधों को अपने लाभ के लिए यूज करते रहे। आगे नोट करिए, वर्ष 1972 में परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी पुस्तक में लिख लीजिएगा, एनपीटी न्यूक्लियर प्रिवेंशन ट्रीटी जिसको कहते हैं, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि को हस्ताक्षर के लिए विश्व के
विश्व के समझ 18 इस पर हस्ताक्षर के लिए भारत पर अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया है। अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया है। जिससे उभरने के लिए भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण परमाणु परीक्षण संपन्न कराया। इससे तो आवाज आपको लग रहा है क्यों नहीं क्लियर होगी? माइक रहती तो ज़्यादा चलिए ठीक। 1974 में परमाणु परीक्षण संपन्न कराया, परमाणु परीक्षण किया। हो गया। अभी तक भारत ने कोई संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, बेटी पे या सीटी पे। इतना उस समय इस पर दबाव बना दिया गया था कि कानून रूप अपना के जैसे। अभी ईरान क्या किया? अभी कुछ सालों पहले ईरान को भी बहुत दबाव था, उसने भी कहीं उठ गया। अभी इस समय क्या कर उत्तर कोरिया जब होता है उसके दबाव बनाती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय देश जो है वो क्या करता है, बार बार अग्राम को अपना के कोई न कोई परमाणु परीक्षण कर डालता है। तो भारत 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था। फिर भारत में कब परमाणु परीक्षण किया हुआ है? 1998 ये हो गई बदलती। और नोट करिए इक्कीसवीं सदी, पैराग्राफ चेंज करके नोट करिएगा। हाँ, 21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति में और कई नए परिवर्तन हुए। इसकी शुरुआत 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के फलस्वरूप हुई। अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के फलस्वरूप हुई। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक जो 1990 से 1 तक की किस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा दे रहे थे? आर्थिक नीतियों का उदारीकरण। फिर जब आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी तो फिर किस में सभी देश आने लगे महत्वपूर्ण, फिर हथियारों को करने लगे और आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत भी। तो भारत को जो अपनी आतंकवाद की बात करता है इसको और विस्तार मिला, अमेरिका के साथ मिला। भारत अमेरिका संबंध कब से ज़्यादा डीप होने लगे? 2001 के बाद से, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद से बहुत पीड़ित थे। आज भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही होती, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं और देश हैं, जैसे अभी सीरिया की बात है,
वहाँ आतंकवादी घटना नहीं हो रही, लेकिन वहाँ विद्रोही हैं सर। वो एक तरह से क्या करते हैं, अभी तो अपने देश में लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे देश में जब करते हैं तो आतंकवादी घटनाएं करते हैं। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है ना, हमास कैसा संगठन है? हमास जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक आतंकवादी संगठन ही माना जाता है। इसके बाद से 2001 के बाद से फिर सैनिक शक्तियों के हथियारों को फिर जोर देने लगे और भारत अमेरिका संबंध में फिर वहाँ चेंजेस आए। इसको नोट करिए, कहाँ तक हुआ? फिर आगे नोट करिए, आतंकवाद जैसे विषय को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण मिल जाने से, आतंकवाद जैसे विषय को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण या दायरा मिल जाने से भारत की भूमिका का विस्तार हो गया। भारत की भूमिका का विस्तार हो गया। इस घटना से चलिए इसे बोल पकड़े। इस घटना से भारत एशिया ही नहीं विश्व में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति या योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। बनाई गई योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। एशिया ने बोला विश्व की आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। फिर आगे नोट करिए, पैराग्राफ चिन्ह करिए, नोट करिए। भारत की विदेश नीति में एक अन्य और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको IMF भी कहते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी,
हो गया, कोष्टक में लिख लीजिए IAEA, ये कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका वो पूछ लेता है कि चेयरमैन कौन, जो आप लोग करेंट वरेंट पढ़िएगा उसमें देखिएगा। आदि का सदस्य बनना, आदि का सदस्य बनना। आगे नोट करिए। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए 4G देशों का समूह बनाना, 4G देशों का समूह बनाना। जैसे 5 देश हैं तो ये 4, इसमें 4G देशों का एक समूह बनाया गया। तो कौन कौन से देश हैं, नोट कर लीजिए। जिसमें 4G देशों में भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी। भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी ने रणनीति बनाकर अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी पेश की। इससे इस समूह को बनने से भारतीय विदेश नीति में भारत की भूमिका को विस्तार मिला। भारत की भूमिका को विस्तार मिला। भारत की भूमिका को विस्तार मिला। जैसे एक उभरते देशों का फोड़ दी, इन्होंने संगठन बना लिया। अब कोई बात रहती तो इनके चारों देशों में क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग या तो सामूहिक रूप से वो रखें या बारी बारी से एक दूसरे की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए जो दावेदारी रहेगी उसका हम समर्थन करेंगे। ये चारों देश कहेंगे कि अगर 3 देशों में से कोई एक करता है तो 3 उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। नहीं तो एक देश को दावेदारी मिली है मान लीजिए और 4 लोग आए तो 3 विरोध करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब विरोध करने के लिए अलग देश कोई है क्या है? जैसे भारत का चाइना हमेशा विरोध कर दे रहा है। इसलिए लोग सोचे कि या तो चारों को साथ कर लिया जाए या बारी बारी से जो हो एक एक सदस्य बनते जाए। लेकिन अभी बात बनी नहीं। लेकिन ये उभरते देशों में ये 4 देश शामिल हैं। तो एक एवी ग्रुप बन गया। तो इससे क्या हो रहा है? चेंजेस होते जा रहे हैं ना, वृत्तियां बदल रही है ना विदेश नीति की। एक चीज और इसमें लास्ट में नोट कर लीजिए, उसी में नोट कर लीजिएगा। भारत ने
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो 2004 में समझौता हुआ था ना परमाणु ऊर्जा का, उसी को नोट कर लीजिए। वो लागू हुआ था 5 में। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता नागरिक परमाणु समझौता करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। हो गया? ये तो हो गया कि यूपीए शासन तक इसके क्या चेंजेस हैं। जैसे एक क्रम में चेंज होता है ना, अब हम देखेंगे चार्ट में कि 2014 के बाद क्या चेंजेस आए। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसको मोदी डॉक्ट्रिन भी करते हैं। डॉक्ट्रिन किस पे ध्यान दिया गया कि राष्ट्र पे जो चीजें चल रही थी उनको किसी चीज को बता रहे हैं। विदेश नीति जो होती है सरकार चेंज होने से एकदम चेंज नहीं हो जाती है। सरकार चेंज होने से एकदम चेंज नहीं हो जाती, जो मूल चीज है वो बनी रहेगी। तो इस पे ये हुआ कि हम पड़ोसी देशों से भी अच्छा संबंध रखेंगे और जिनसे संबंध है आर्थिक संबंध रखेंगे, लेकिन हम राष्ट्र को पहले रखेंगे। इसमें 4D का इन्होंने सिद्धांत लाया। 4D जिसमें जनसंख्या, जिसको डेमोग्राफी, 4D के सिद्धांत को जैसे देखेंगे मोदी जी भाषण देते हैं तो उनके कोई शब्द खोल लेते हैं, 4P कर लेंगे, जैसे तुक्का बना कर देते हैं ना। इन्होंने क्या किसका सिद्धांत दिया? 4D। इसमें पहला क्या? डेमोग्राफी, जनसंख्या या जनसंख्यिकी, फिर डायस्पोरा, प्रवासी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और डिमांड, मांग। जैसे हम आर्थिक व्यवस्था में जिससे हमारी मांग कैसी है, इसको इन 4 चीजों को ध्यान में रख के हम संबंध को देखेंगे। और इनका मेन फोकस कहाँ रहेगा? राष्ट्रवादी धारणा को लेके चलेंगे। जैसे अगर हमारे किसी देश से संबंध अगर आर्थिक दृष्टि से ही हो रहे हैं, लेकिन उससे हमारे स्वाभिमान को राष्ट्र किसी चीज पे आ जा रहे तो उसको हम रोक देंगे। हमारा मूल चीज क्या रहेगा? राष्ट्र रहेगा। और इसमें जो इसमें विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने 7-8 पॉइंट बताए कि किन किन चीजों पर हम ज्यादा रहते हैं। वो पॉइंट जैसे ज्यादा रहता है, लेकिन एक लाइन में हम उसको बता देते हैं, आपको नोट करा देते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां चेंज हुई हैं अब तक से आगे, मतलब एक तरह से कहिए 2024 तक जिन चीजों को ध्यान दिया जा रहा है कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट करिए। मोदी सरकार की विदेश नीति या मोदी डॉक्ट्रिन लिख लीजिएगा। मोदी डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। जैसे गुजरात डॉक्ट्रिन लगाई थी ना, ऐसे ही इसको देखिए, कोई साइंस की तरह वो नहीं है, इसको नाम दे दिया जाता है। डॉक्ट्रिन नोट करिए इसको। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उनकी विदेश नीति सभी वैश्विक देशों उनकी विदेश नीति सभी वैश्विक देशों के साथ सुधारने का या अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया। मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सार्क है ना इन देशों के प्रतिनिधियों क्या किया था उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। जैसे उन्होंने जब शपथ ली तभी से वो विदेश नीति पे सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया या बुलाया और अन्य देशों से भी घनिष्ठतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। अन्य देशों से भी घनिष्ठतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। जिसमें राष्ट्रीय हित को उच्च स्तर पर रखा। जिसमें राष्ट्रीय हित को उच्च स्तर पर रखा। जिसमें राष्ट्रीय हित को उच्च स्तर पर रखा। जैसे शपथ लिए पहले नीति भारत की क्या थी? लेबर फर्स्ट, पड़ोसी वरीयता। तो पड़ोसी में कौन कौन से देश हैं? सभी सार्क देश हैं जो दक्षिण भारत, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, जितने सबको तो उन्होंने निमंत्रण दे ही दिया अपने शपथ ग्रहण में। और उसके बाद और जो देश थे उनसे भी इच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन मूल चीज क्या रखे? राष्ट्र को हम उच्च स्तर पर रखेंगे। और इन्होंने 4D की नोट करना और कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मोदी काल में विदेश नीति का 4D मॉडल देखा जा सकता है। 4D मॉडल देखा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए। 4D मॉडल फर्स्ट क्या है? नोट करें, प्रवासी, और इंग्लिश में डैश होरा। प्रवासी इंग्लिश में डैश होरा, ठीक।
DAIS डायस्पोरा। दूसरा हाँ, ये पहला है। 4D में पहला डायस्पोरा प्रवासी। प्रवासी लिख के जैसे इसको कोष्टक में कर लीजिए। 4D मॉडल इन्होंने दिया ना, किन किन चीजों को ले चले। दूसरा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लिख लेंगे ना। अगला जनांकिकी या जनसंख्या, जनांकिकी। जनांकिकी जनसंख्या से जो चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को। डेमोग्राफी जो जनसंख्या के अध्ययन का इसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनांकिकी या डेमोग्राफी। और लास्ट में मांग, डिमांड। मांग, डिमांड। जैसे कि आर्थिक हितों की हमारी डिमांड किससे जैसी रहेगी या और इसमें हम वैसा संबंध रखते हैं। ये 4D हो गया ना, इसी का पूछ रहा है। प्रवासी, डायस्पोरा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, जनसंख्या, जनांकिकी, लास्ट में डिमांड। इन 4 चीजों पे जोर दिया, जिस पर क्या नाम दिया जाता है? 4D मॉडल। जैसे मान लीजिए इस पे 60 नोट दिया जाए कि 4D मॉडल क्या है। मोदी गवर्नमेंट का 4D मॉडल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 4D में इसको आप लिख सकते हैं। 60 नोट्स में आ जाए या वैसे आए। अब लास्ट में नोट कर लीजिए आप लोग। एस जयशंकर ने जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं हैं उसको गिनाया। एक एक लाइन का है, इसको नोट करिए और उसको हम साथ में समझा भी देते हैं। ठीक, नोट करिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर ये पहले विदेश सेवा में थे, भारतीय विदेश सेवा में थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने मोदी काल में विदेश नीति में परिवर्तनों को निम्नलिखित बिंदुओं में बताया है। बिंदु का मतलब कि पॉइंट। निम्नलिखित बिंदुओं में बताया। नोट करिए। समान विचारधारा वाले देशों, स्टार देके या वैसे अपना जैसे हो एरो देके आप लोग समान विचारधारा वाले देशों के साथ मजबूत रिश्ता रखना। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मजबूत रिश्ता। समान विचारधारा कैसी विचारधारा होगी? जैसे भारत और पाकिस्तान की क्या समान विचारधारा है? इसकी विचारधारा समान है। क्या बताइए? जैसे जिनके यहाँ डेमोक्रेसी हो
और विचारधारा, जैसे भारत एक कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ की धार्मिक नीति कैसी है, सेकुलर है। इस तरह के देशों से संबंध को अपना अच्छा बनाए रखें। और जो आर्थिक सहयोग करते हों, जैसे समान विचारधारा के लोगों में ही दोस्ती होती है ना, अपने में भी देखिए हमारे आपके जो दोस्त हैं वो भी जो हमारी विचारधारा है, हम पढ़ाई लिखाई वाले हैं तो हमसे पढ़ाई लिखाई वाले से ज़्यादा हो, हम घूमने फिरने वाले होंगे तो हमको वैसे लोगों से हमारी दोस्ती ज़्यादा हो। इन्होंने क्या पहला इनका पॉइंट था कि हमारी जो समान विचारधारा है, जिनसे अपनी हम जरूरतें पूरी कर सकें, उन लोगों के साथ संबंध अच्छा रखें। अगला नोट करिए, बड़ी शक्तियों से अपने संबंधों को बनाए रखना। बड़ी शक्तियों से अपने संबंधों को बनाए रखना। बड़ी शक्तियां कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन। जैसे इनको माना जाएगा जिनके पास विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था है, या संयुक्त राष्ट्र में उनका पद और कद जो हर संगठन में है, तो क्या उनको बड़ी शक्तियाँ माना जाएगा। और तो कोई पैमाना है नहीं मानने का कि बड़ी शक्ति मान लिया जाए। तो बड़ी शक्तियाँ यही सब देश हैं, इनसे भी अपने संबंध को हम अच्छा रखें। ये नहीं कि हम समान विचारधारा वाले के लिए बड़े देशों को छोड़ दें, ये नहीं करेंगे, उनसे भी अपना संबंध अच्छा रखें। अगला पॉइंट नोट करिए, जोखिम और लाभ संबंधी बेनिफिट, जोखिम और लाभ संबंधी गणनाओं पर या चीजों पर, गणनाओं पर व्यवहारिक निर्णय लेना। जैसे जहां पर लाभ हो रहा है या जोखिम, देखिए लाभ कहाँ होता है, जहां आप रिस्क लेंगे, वही चीज है। जहां अगर हमको लाभ हो रहा है किसी देश से संबंध स्थापित करने में, तो वहाँ हम व्यवहारिक निर्णय लेंगे, उनसे अच्छा संबंध रखेंगे। जैसे सऊदी अरब और अन्य देशों से पहले क्या था, गल्फ कंट्री हैं जो बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में बहुत अच्छे संबंध हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, गल्फ कंट्री से संबंध बहुत अच्छे हैं। देखिए वहाँ के जो सुल्तान हैं या खाड़ी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी यात्राएं बार बार होती है, और वीजा उसमें भी तरह तरह के जो प्रतिबंध थे उसमें छूट दे रही है। भारत के लोग अधिकतर कहाँ जाते हैं, देखिए इसे जाकर गल्फ कंट्री में। इन चीज़ों पर और व्यवहारिक निर्णय लेना, हमको पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नहीं होता, तो हमको कहाँ से मिलेगा वही, या तो अमेरिका से या गल्फ कंट्री। तो गल्फ कंट्री से व्यवहारिक निर्णय लेना यही है कि उनसे हम संबंध रखेंगे तो हमको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम पदार्थ सुचारू रूप से मिलता रहे। जैसे किसी चीज़ में होता है ना कि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो हमारा जहाँ लाभ है तो वहाँ हमको लाभ लेना चाहिए। अगला नोट करिए, सैन्य शक्ति के साधनों का उपयोग, सैन्य शक्ति के साधनों का उपयोग करने की इच्छा, सैन्य शक्ति के साधनों का उपयोग करने की इच्छा रखना, सैन्य शक्ति के साधनों का उपयोग करने की इच्छा रखना। तो हमारे पास सैन्य शक्ति जो है, इसकी
हम उपयोग करने की इच्छा भी रखेंगे, मतलब समय समय पर हमको जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, उसको हमको दर्शाना है। नहीं तो मिलिट्री क्या जरूरत है? जो मिलिट्री है कब इच्छा हम रखेंगे कि युद्ध जब जरूरत पड़ेगी तब कर सकते हैं। विदेश नीति का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से आर्थिक उस पर आ जाएं और सैन्य शक्ति को छोड़ दें। उसकी ये भी हम देखेंगे कि अगर हमको जरूरत पड़े तो एक सैन्य शक्ति है इसकी इच्छा रखें। मिलिट्री का क्या काम होता है? शांति काल में तो मिलिट्री का कोई काम नहीं है। मिलिट्री काल में अगर सभी देश ये मान लें कि हम बहुत प्रेम भाव से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, तो किसी देश को मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। अब वर्तमान समय में मिलिट्री क्या काम है? जगह जगह बटालियन में सब, इस समय तो सीमा में कौन रहता है हमारे देश में? बीएसएफ रहती है, आंतरिक उसमें सीआरपीएफ रहती है। मिलिट्री का काम कब होता है? युद्ध में। या तो अब मिलिट्री का इतनी मिलिट्री क्या किया जाए, जैसे कोई आपदा आ जाती है देखेंगे आप लोग आर्मी में लगा दिया जाता है। इसलिए इसकी इच्छा रखना भी है, इसका उपयोग करने की इच्छा हो। अगर अपराध खत्म हो जाए, पुलिस की जरूरत है? पुलिस की जरूरत ही नहीं। अगला पॉइंट नोट करिए, रक्षा नीति को कूटनीति का स्वरूप देना। रक्षा नीति को कूटनीति का स्वरूप देना। जो हमारी रक्षा नीति है उसमें भी कूटनीति को शामिल करेंगे। उसको कूटनीति डिप्लोमेसी के माध्यम से भी रक्षा नीति को शामिल करेंगे। जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोग, भारत ने अपनी वायुसेना को और मजबूत करने के लिए राफेल विमान का समझौता किया। राफेल का किस देश से समझौता हुआ? रूस से। बताइए। फ्रांस से। जो चीजें आप लोग जानते हो उसको बोलिए, बहुत तरह के गलत बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? फ्रांस से। रूस से सुखोई का, और सुखोई बहुत पहले हुआ। राफेल का जो था, इसमें विपक्षी दलों ने आरोप भी लगाया कि इसमें करप्शन हुआ, इसलिए राफेल विमान का जो समझौता हुआ था ज्यादा हाईलाइट हो गया था। तो कूटनीति के स्तर पे हम अपने रक्षा नीति को भी रखेंगे। आगे नोट करिए, व्यवसाय क्या कह रहे हैं सर? व्यवसाय एवं निवेश। व्यवसाय एवं निवेश अब कूटनीति के केंद्र में आ गए हैं। अब कूटनीति के केंद्र में आ गए हैं। व्यवसाय एवं निवेश अब कूटनीति के केंद्र में आ गए। मतलब इसमें देखिए लिख दिया कि आ गए। जो व्यवसाय और निवेश, व्यवसाय के लेके जो इस समय जितने द्विपक्षीय संबंधों में बात हो रही है या समझौता हो रहा है, किसको ज्यादा लेके हो रहा है? व्यवसाय को लेके, व्यापार को लेके। और निवेश जो इन्वेस्टमेंट होता है कि जो दूसरे देश हमारे देश में कंपनी लगाएंगे या पैसा लगाएंगे, उससे क्या होगा? उस पर भी जोर दिया गया है और ऐसा हो रहा है। अब यहाँ कई देश हैं जो देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खोल रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, कंपनियां लग रही हैं। इससे क्या हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? इंडिया का भी फायदा हो रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अब जो है निवेश और व्यवसाय जो है केंद्र में आ चुके हैं। ये नहीं मैं यहाँ लिखाया हूँ, इसको रखना है। ये क्या है? वर्तमान में एक तरह से आ गए हैं, अप्लाई हो गया। अब अधिकतर जो विदेशी संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस पे निर्भर हो गए हैं? अर्थव्यवस्था और निवेश में।
देखिए किसी देश का जब आप लोग कोई जाते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री दौरे पर या कोई देश आता है, तो आप लोग पढ़ेंगे उसमें होता है कि इसमें 12 समझौते हुए, 16 समझौते हुए। तो उसको आप लोग पढ़ा करें कि किन किन चीज़ों में समझौते हो रहे हैं। उसमें अधिकतर देखेंगे तो किस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वर्तमान समय में? व्यवसाय और निवेश पे। आगे नोट करिए, क्रियान्वयन या व्यवहार को, क्रियान्वयन या व्यवहार को मजबूत स्वरूप प्रदान करना। क्रियान्वयन या व्यवहार को मजबूत स्वरूप प्रदान करना। जो चीज़ें हम लागू कर रहे हैं, मतलब वो क्रियान्वयन, समझौता हो रहा है, उसको क्या करेंगे? उसका क्रियान्वयन कर दें, उसको लागू कर दें। जैसे समझौता हो गया, जैसे समझौता हो गया, उस पर किस पे जोर दिया जाएगा? उस समझौते को लागू भी किया जाए, वो प्रैक्टिकल में आ जाए। लागू करना, जैसे लागू करना क्रियान्वयन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं और सब कुछ जोड़ रहा हूँ उसमें कि प्रैक्टिकल में आ जाए। जैसे कोई चीज है, कोई समझौता हुआ, मान लीजिए किसी देश से समझौता हो गया कि वो उसने यूनिवर्सिटी खोलेगा वो भारत में हर स्टेट के राजधानी में, तो उसको जल्दी से मतलब लागू कर दिया जाए कि वो खोल भी दे। नहीं कि समझौता हो गया और ऐसे चल रहा। जैसे रेलवे लाइनों का इस समय आप लोग देखेंगे कि विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, और ये सब विस्तार देखेंगे आज से 10 साल 20 साल पहले का था। समझौता पहले हो चुका था, क्रियान्वयन के लिए हो चुका था कि इस लाइन का दोहरीकरण होगा, लेकिन उतना तेजी से काम नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? हो रहा है, ये चीज़ें लागू हो रही है, क्रियान्वयन उनका हो रहा है। कोई भी समझौता हो रहा है तो उसको लागू कर दिया जाए, इस बात पर भी मोदी गवर्नमेंट का ध्यान है। एक आध पॉइंट और नोट कर लीजिए। हाँ, प्रवासियों के संबंध में नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना। प्रवासियों के संबंध में नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना। प्रवासी कौन होते हैं? दूसरे देश से प्रवासी जो बाहर जाते हैं, जो बाहर से आते हैं। जैसे इस संबंध में जो भी नियम है उसको हम प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। देखेंगे इसी को लेके क्या हुआ, प्रभावी ढंग से इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट। कोई इसका उदाहरण बताइए। जल्दी CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। हाँ, और पहले क्या था? भी था, यहाँ सिटीजन अमेंडमेंट बिल। बिल का मतलब क्या होता है? विधेयक। जब यह संसद में पारित हो गया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, क्या हो गया? एक हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या क्या है? 5 देश वहाँ से मुस्लिम को छोड़ जैसे देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक इसमें शब्द यूज करेंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम को छोड़ के
अन्य को अगर वो भारत की नागरिकता उनको दी जाएगी, तो जरूरत के हिसाब से उसमें एक में है कि इसके पहले का उसका अपना है। इसी को लेकर क्यों विरोध होता है? क्योंकि भारत को क्या माना जाता है? सेकुलर स्टेट, सेकुलर राज्य है, देश है। तो इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि सर उन देशों में बहुसंख्यक रूप में है ना। नहीं है, बहुसंख्यक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन इस स्तर पर आएगा तो आप लिखेंगे तो इस दोनों चीजों को लिखेंगे। ये सेकुलर जो हमारा ढांचा है उसका क्या कर रहा है? ये तो वायलेशन कर रहा है। लेकिन ये वहाँ माना जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम जिन देशों से जिनके संबंध में किया गया है वहाँ बहुसंख्यक है। ऐसे तो हमारे कई राज्य में भी बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या है? कोई उसकी मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि 50% से जिसकी जनसंख्या अधिक हो और शेष 5% होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ बहुसंख्यक हो गए और अदर जो रिलीजन है वो बहुसंख्यक हो गए। इस चीज़ में हमको वहाँ नहीं, बस इसको ध्यान देना है। क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रवासियों से संबंधित नियम कानून और जो समझौते होंगे उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके उदाहरण भी दिख रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को जब हम वो करेंगे तो अपने को हमको दिखाना भी पड़ेगा कि कहाँ से चीज़ें हो रही हैं। ये मोदी गवर्नमेंट के जैसे कितने पॉइंट हो गया? 7-8 पॉइंट होंगे। एक आध पॉइंट इसमें और बनाए जा सकते हैं। आप लोग अपने से भी 10% जितने इसको जोड़ सकते हैं। इन चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इन चीज़ों को किसने वो डिफाइन किया? एस जयशंकर। इसमें एक पॉइंट और जोड़िए, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना या उदारता का इस्तेमाल करना। इसी के साथ हम मतलब एकदम रिजिड नहीं होंगे, रेडिकल नहीं होंगे। जैसे भी बांग्लादेश से ही देखिए हो रही घटनाएं ना, तमाम मांग हो रही कि भारत हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारत कोई हस्तक्षेप अभी नहीं कर रहा। क्या मांग कर रहा? वेट एंड वॉच, पहले स्थिति को देख रहा, समझ रहा। जबकि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत ने राजनीतिक शरण दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी कहाँ भारत में ही है ना, उनको शरण दिया। इसको लेके वहाँ पे बांग्लादेश में और वो है कि भारत मदद कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उसका है कि उसके पड़ोसी जो अगर स्थिर रहेंगे, वहाँ पर स्थिरता रहेगी, भाईचारा रहेगा, सब कुछ वो रहेगा तो हम भी रहेंगे। और वहाँ खास बात ये देखिए कि जो वहाँ पे इस समय अंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं, लेकिन वहाँ इतना हिंसा हो रही है वो लोग नहीं पा रहे। मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और इस तरह की घटना हमारे पड़ोस में पहली बार नहीं हुई है, एक जगह और हुई है, म्यांमार में। वहाँ की नेता हैं लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सू की, नाम सुना है आप लोगों ने? आंग सू की, वो भी शांति की नोबेल पुरस्कार पाया। बहुत दिनों तक जेल में रही, लेकिन उन्होंने जब वहाँ राष्ट्रपति बनी, जेल से छूटी, वहाँ भी बहुत मारकाट हुई। रोहिंग्या को लेके म्यांमार में 2 वर्गों के बीच में लड़ाई थी ना, बौद्धिस्ट और रोहिंग्या की, वो भी शांति पुरस्कार से सम्मानित थी, लेकिन वो भी वहाँ पर शांति व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाए। तो भारत का मतलब ये करने का पूरा कि अपने पड़ोसियों को सुदृढ़
का प्रयास करता है, और सॉफ्ट पावर का कि जैसे जब तक जरूरत ना हो तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है। जब हम लोग शुरू में ही पढ़ रहे थे हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप करने से क्या होता है, सब देश अपनी संप्रभुता की बात करने लगते हैं कि हमारे अधिकारों में एक हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे अधिकार को कम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका कुछ भारत को कहे, भारत कहता है कि हम संप्रभु देश हैं, हम अपना नियम कानून अपने ढंग से बना सकते हैं, अपने लागू करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे नेपाल से कुछ होता है तो नेपाल बार बार वो करता है कि भारत हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है। अभी क्या हुआ था महाद्वीप की घटना, वहाँ भारतीय सैनिक रहते थे, किस लिए कि वहाँ पे शांति व्यवस्था कई देशों के सैनिक रहते थे। तो जैसे वहाँ नई सरकार चुनी गई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भारत हस्तक्षेप कर रहा है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन। भारतीय सैनिकों को उन्होंने कहा कि वापस बुला लीजिए। इसी जून में भारतीय सैनिक वापस बुला लिए गए। अगर भारत चाहता तो न भी बुलाता तो बहुत करते, उसको कहीं विरोध दर्ज कराते, लेकिन भारत जो है साफ हो रखता है कानून। साफ का मतलब उदार हो, जब तक बात ऐसे बन जाए बातचीत से उसको किया जाए। इन चीज़ों पे जो 8-10 पॉइंट हैं, एस जयशंकर जी ने बताया, इन पे मोदी गवर्नमेंट ये सब जो लिखवाए हैं सैन्य शक्ति के साधनों का प्रयोग करने की इच्छा रखना, ये जो समझते थे सैन्य अभियान। हाँ, वही चीज़ें बता रहे हैं ना कि अगर उनको अब मिलिट्री का तो काम है नहीं, सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन हो रहे हैं। जब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तब वो करते हैं। और द्विपक्षीय संबंधों में सैनिक अभ्यास भी होते हैं, मालबार अभ्यास, ये सब गरुड़, ये सब होता रहता है ना। बीच बीच में आप लोग देखेंगे अन्य देशों से होता रहता है। हाँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसकी सीरीज चलती रहती है पूरी, कि उस देश से होता है, कोई 2 साल में होता है, कोई 1 साल। आप लोग करेंट पढ़ेंगे तो उसमें पूछता रहता है कि किस सैनिक से होता है, वायुसेना से, नौसेना से है। कुछ में ऐसे होते हैं कि कई सेनाएं भाग लेती हैं, कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास होते हैं कई देश को भाग लेते हैं। अधिकतर जो थल सेना वाले होते हैं कहाँ होते हैं? राजस्थान में। ये भी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ होते हैं, कितना टाइम हुआ। चलिए कल अब लिस्ट देखते हैं। अब कल से हम लोग किसी, अब हम लोग के सिलेबस में आप कर दीजिए।